ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसे केवल मनोरंजन के उद्देश्य से एडिट और अनुवादित किया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना का हिस्सा है। किसी भी व्यक्ति, समुदाय, संस्था या परंपरा को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। और दोस्तों, अगर आप माइथोरा पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। दोपहर में प्रिया मल्होत्रा घर पहुंची। घर में घुसने से पहले ही अंदर से आवाजें आ रही थीं। चेन भाई की प्रेइंग मेंटिस मुक्केबाजी बेजोड़ है, लियू तारीफ करता है, अब मेरी यह चाल झेलो। अरे, तुम छुपे हुए हथियार इस्तेमाल करते हो, कितने नीच हो। ... प्रिया मल्होत्रा के मुंह का एक कोना फड़का और उसने दरवाज़ा खोला। शीला लांबा रसोई में खाना बना रही थीं। टीवी पर हांग कांग की एक पुरानी मार्शल आर्ट फिल्म चल रही थी जो प्रिया मल्होत्रा ने पहले कभी नहीं देखी थी। रसोई में सुनाई दे इसलिए आवाज़ बहुत तेज थी। ये देखकर प्रिया मल्होत्रा ने आंखें घुमाईं। उनकी उम्र में घर की कहानियाँ, युवा आदर्श नाटक या फिर पुरानी संगीत नाटिकाएं समझ में आतीं। लेकिन हांग कांग की मार्शल आर्ट फिल्म जो आमतौर पर मर्द देखते हैं। सबसे हैरानी की बात यह नहीं कि देखती हैं बल्कि यह कि डीवीडी किराए पर लाकर बार बार देखती हैं, कभी कभी संवाद भी दोहराती हैं। ऐसे स्वभाव वाली माँ में हिंसक प्रवृत्ति नहीं है, फिर भी ऐसा क्यों, ये प्रिया मल्होत्रा कभी नहीं समझ पाए। जूनियर हाई में प्रिया मल्होत्रा ताइवान के आदर्श नाटकों की दीवानी थी और घर में बड़ा संग्रह था। लेकिन रोहन गुप्ता से दिल लगने के बाद ये सिलसिला बंद हो गया। अब ज्यादातर अकेले कमरे में सोचती रहती। पढ़ाई को रोहन गुप्ता के बढ़ते एहसास को दबाने का जरिया बनाया। यही कारण था कि हाई स्कूल की शुरुआत से पढ़ाई में इतनी तेजी से सुधार हुआ। मासिक परीक्षा कैसी रही? शीला लांबा ने रसोई से पूछा। दरवाजे की आवाज से समझ गई थी कि बेटी आ गई। प्रिया मल्होत्रा का घर का नाम था। बचपन में नाना बुलाते थे, फिर धीरे धीरे यांजी, अबाबील बन गया। इतना पुरातन नाम देखकर प्रिया मल्होत्रा को झल्लाहट होती थी, लेकिन 10 साल से सब यही बुलाते थे, बदलना नामुमकिन था। पिछली बार जैसा ही, ग्रेड में तीसरा। प्रिया मल्होत्रा ने जूते उतारते हुए जोर से जवाब दिया। टीवी की आवाज इतनी तेज थी कि धीरे बोलती तो सुनाई नहीं देता। बहुत बढ़िया, ऐसे ही चलते रहो। अगली बार पहले 2 को पछाड़ने की कोशिश करो, शीला लांबा ने प्रोत्साहित किया। बेटी की पढ़ाई पर हमेशा गर्व था। औसत नंबर भी चलते, ग्रेड में टॉप तो सोने पर सुहागा था। ठीक है, प्रिया मल्होत्रा ने जवाब दिया। दूसरे स्थान को पछाड़ने की उम्मीद थी, लेकिन रोहन गुप्ता के डरावने नंबर देखकर उसे पछाड़ने की सोच भी नहीं थी। वैसे भी कभी उससे आगे निकलने का ख्याल नहीं आया। रोहन गुप्ता जितना अच्छा करे, उतनी खुशी होती। रोहन गुप्ता का ख्याल आते ही प्रिया मल्होत्रा के होठों पर मीठी मुस्कान आई, लेकिन शीला लांबा रसोई में थी, देखा नहीं। प्रिया मल्होत्रा ने असहनीय वीसीडी बंद किया, कमरे में बैग रखा और रसोई में आ गई। माँ को सब्जी छीलते देखकर मदद करने लगी और बोली, माँ, कल रात एक सहपाठी खाने पर आएगा। शीला लांबा ने ऊपर देखकर पूछा, कितने आएंगे? पहले एक की बात की थी, लेकिन सब कुछ बदल सकता है। बस एक, प्रिया मल्होत्रा ने जवाब दिया। पहली बार कोई लड़का सहपाठी खाने पर आएगा, कल उसे अच्छे से देखना है। शीला लांबा मुस्कुराते हुए बोलीं, पहले कभी बेटी का कोई लड़के से दोस्ती का जिक्र नहीं सुना था। प्रिया मल्होत्रा जानती थी कि माँ पिताजी को लड़की की पढ़ाई की ज्यादा चिंता नहीं थी, लेकिन लड़के की पढ़ाई बहुत मायने रखती थी। इसलिए घर पर रोहन गुप्ता का जिक्र कम करती थी। हाल में जब नंबर बढ़े तो कभी कभी अनजाने में जिक्र हो जाता था। माँ पिताजी को बस इतना पता था कि सीट साथी लड़का है और वे 2 साल से साथ बैठते हैं, बाकी कोई जानकारी नहीं थी। बिना पहले बताए बेटी का लड़के सहपाठी को घर बुलाना, एक माँ कुछ ज्यादा सोचे तो कैसे न सोचे। लेकिन जानती थी कि बेटी जिद्दी होने के साथ साथ इन बातों में शर्मीली भी है। बिना कुछ जाने, रिश्ते नहीं जैसी बात नहीं करनी थी, पहले मिलकर फैसला करेंगी। माँ, कल अपनी सबसे अच्छी डिशेज बनाना। वैसे पिताजी कहाँ हैं, अभी तक नहीं आए? प्रिया मल्होत्रा ने विषय बदला। माँ के शब्दों का इशारा समझ आया था, लेकिन अब जो हो गया तो चलते रहने दो। रोहन गुप्ता को बुलाने पर पछतावा नहीं था, उसकी मदद के लिए माँ पिताजी का थोड़ा ज्यादा सोचना चलेगा। तुम्हारे पिताजी इन दिनों बहुत व्यस्त हैं, कई जगह काम निपटाने जा रहे हैं। ठीक नहीं पता,
शीला लांबा ने हंसते हुए जवाब दिया। बेटी का विषय बदलना पकड़ लिया लेकिन कुछ नहीं कहा। रोहन गुप्ता के बारे में और जिज्ञासा जागी, ऐसा कौन सा लड़का है जिसने बेटी का दिल इतना गहरे छू लिया? खुद मिलकर देखेंगी और फिर फैसला करेंगी। खाना तैयार होते ही विजय मल्होत्रा घर लौटे। प्रिया मल्होत्रा ने जल्दी से आगे बढ़कर पिता का बैग और कोट लिया और बोली, पिताजी, आखिरकार आ गए। आओ खाना खाते हैं। ठीक है, विजय मल्होत्रा हंसे। बेटी की ममता देखकर मन भर आया। बेटी इतनी प्यारी है, शीला लांबा की तरह नहीं जो बस मार्शल आर्ट फिल्में देखती रहती हैं। शीला लांबा गलत नहीं है लेकिन बेटी हमेशा ज्यादा सक्रिय रहती थी। खाना शुरू होते ही प्रिया मल्होत्रा ने कहा, पिताजी, कल रात एक सहपाठी खाने पर आएगा, आपको जरूर रहना होगा। मुझे क्यों, कोई बात है? विजय मल्होत्रा ने उलझन से ऊपर देखकर पूछा। पहले शीला लांबा से सुन चुके थे कि लड़का सहपाठी खाने पर आएगा जिस वजह से रात देर तक नींद नहीं आई थी। पहला ख्याल था कि बेटी को कोई पसंद आया, दूसरा था कि कौन सा बेवकूफ बेटी के पीछे पड़ा है, तीसरा था कि लड़के का चरित्र परखना होगा। नहीं, बात यह है कि यह सहपाठी कंपनी चला रहा है लेकिन तजुर्बा कम लगता है। सोचा कि आप कुछ सलाह दे सकते हैं। कुछ बातें हैं जो मैं खुद नहीं पूछ सकती। प्रिया मल्होत्रा ने कटोरे में चावल कुरेदते हुए सच बताया। वह नासमझ नहीं थी, व्यापारी परिवार में पली थी इसलिए आम छात्रों से ज्यादा समझती थी। रोहन गुप्ता के अचानक पैसे आने और कंपनी खोलने पर पहले तारीफ हुई लेकिन बाद में चिंता बढ़ती गई। पहली, पैसों का स्रोत। दूसरी, कंपनी का प्रबंधन। तीसरी, भविष्य का विकास। एक हाई स्कूल छात्र ये सब कैसे संभाल सकता है? उसकी नज़र में रोहन गुप्ता का हाथ हल्का रखने का तरीका समस्या थी। क्या कोई उसकी कम उम्र का फायदा उठाएगा? ये चिंताएं थीं लेकिन सीधे रोहन गुप्ता से नहीं पूछना था। सोचा कि पिता के जरिए कुछ प्रबंधन सलाह मिले। रोहन गुप्ता के परिवार में कोई मार्गदर्शक नहीं लगता था। तुम्हारे सहपाठी ने कंपनी खोली? किस तरह की? कितने कर्मचारी? विजय मल्होत्रा ने हैरानी से पूछा। 12वीं का छात्र कंपनी खोले, असामान्य नहीं लेकिन बेटी के किसी जानने वाले ने किया हो, यह अप्रत्याशित था। शीला लांबा ने भी खाना रोककर प्रिया मल्होत्रा का जवाब सुनने लगी। कपड़े की कंपनी है, फैक्ट्री भी है, शायद 200-300 कर्मचारी हैं। एक जनरल मैनेजर है जो सब देखता है। मुझे डर है कि उसके साथ गलत न हो लेकिन मैं बीच में पड़ नहीं सकती। प्रिया मल्होत्रा ने धीरे धीरे जवाब दिया। कंपनी का आकार समझते ही विजय मल्होत्रा को अंदाजा हुआ। निवेश कम से कम कुछ करोड़ होगा। एक हाई स्कूल छात्र को इतना पैसा कौन देगा? उत्सुकता से हंसते हुए बोले, हाँ, इस युवा प्रतिभा से मिलना होगा, देखते हैं कैसी पृष्ठभूमि है। उसके घर में कपड़े की छोटी दुकान है। कंपनी के लिए पैसे कहाँ से आए ये पता नहीं लेकिन माँ पिताजी से नहीं हैं। प्रिया मल्होत्रा ने सच बताया। कोई रिश्तेदार अधिकारी है? वरना इतना पैसा कहाँ से आया? विजय मल्होत्रा ने भौं सिकोड़ते हुए पूछा। मामा हैं, पश्चिम शहर थाने के प्रमुख। प्रिया मल्होत्रा ने जवाब दिया। संजय शर्मा? विजय मल्होत्रा ने हैरानी से कहा। पिताजी, जानते हो उन्हें? प्रिया मल्होत्रा ने पूछा। जरूर जानता हूँ। पहली बार जो प्रॉपर्टी बनाई थी वो पश्चिम शहर में थी, तब संजय शर्मा से मिला था। सुना है हाल में एक बड़ा मामला सुलझाया, भविष्य उज्ज्वल है। तो ये पैसा? विजय मल्होत्रा ने आवाज रोकी और प्रिया मल्होत्रा को ध्यान से देखा। पिताजी, गलत मत सोचिए। मामाजी वैसे नहीं हैं। पैसों का सटीक स्रोत नहीं पता लेकिन जायज होगा। इतने समय से साथ बैठी हूँ, भरोसा है कि कुछ गलत नहीं करेगा। लेकिन मुझे डर है कि अनजान लोग उसका फायदा उठाएं जो उसकी कंपनी संभाल रहे हैं। प्रिया मल्होत्रा ने जल्दी से कहा। हाँ, क्या तुम्हें इस लड़के में रुचि है? विजय मल्होत्रा ने शरारत से भौं उठाए। पैसों के स्रोत की जांच छोड़ दी, चाहे जैसे भी आया हो, यह उनकी चिंता नहीं। जानना था तो बस ये कि बेटी का इस लड़के से कितना गहरा रिश्ता है। पिताजी, गलत मत सोचिए। बस सहपाठी है, सोचा आप थोड़ी सलाह दे सकते हैं। मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि सब कुछ तय हो गया। प्रिया मल्होत्रा ने नाज भरे स्वर में कहा। भला कौन माँ बाप बच्चे को नहीं जानते? विजय मल्होत्रा को पक्का था कि बेटी को रोहन गुप्ता पसंद है। कितना गहरा है, यह आगे देखना था। सलाह देना कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई कैसी है? अगर नालायक है तो पैसे कितने भी हों, सहपाठी के रूप में भी मंजूर नहीं करूंगा। विजय मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा।
पढ़ाई कमजोर हो तो भेदभाव क्यों? प्रिया मल्होत्रा ने शिकायत की। यह नजरिया पसंद नहीं था। पढ़ाई कमजोर हो तो भविष्य में सफल नहीं होगा, यह जरूरी नहीं। भेदभाव नहीं, यह मेरा पैमाना है। अगर कोई युवा पढ़ाई छोड़कर कारोबार को प्राथमिकता दे, चाहे कितना भी सफल हो, मुझे वह पसंद नहीं जो प्राथमिकताएं नहीं जानता। विजय मल्होत्रा ने समझाया। यह उनकी पुरानी सोच थी। वो ग्रेड में पहले नंबर पर है। प्रिया मल्होत्रा ने बेतकल्लुफी से कहा। ग्रेड में पहला? मासिक परीक्षा में कितने नंबर आए? विजय मल्होत्रा हैरान होकर पूछा। बेटी के नंबरों की ही चिंता रहती थी, ऊपर वाले कौन हैं ये कभी नहीं पूछा। शीला लांबा ने भी जवाब का इंतजार किया। 733। प्रिया मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यह नंबर याद करके हमेशा खुशी होती थी। आवाज में हल्का गर्व था जो उलझे माँ पिताजी ने नहीं भांपा। 733? वाह! दोनों के मुंह से बरबस निकला। ऐसे असाधारण नंबर कहीं भी प्रतिभाशाली माने जाते। जानते थे कि बेटी को 673 मिले थे, मतलब रोहन गुप्ता 60 अंक आगे था। इतना बड़ा अंतर! पहले लगता था बेटी और टॉप वालों में फासला कम है, लेकिन अचानक 60 अंकों का अंतर, जैसे बिल्कुल अलग परीक्षा हो। सच में रोहन ने 733 नंबर पाए? विजय मल्होत्रा ने हैरानी से पुष्टि मांगी। बिल्कुल, उसने मुझे पढ़ाया भी है। पिताजी, कल सब बताएगा, कुछ मत छुपाएगा। प्रिया मल्होत्रा ने जल्दी से विषय बदलते हुए नाज से अनुरोध किया। कोई बात नहीं, सब बताऊंगा। विजय मल्होत्रा ने सीना ठोककर वादा किया। रोहन गुप्ता के बारे में राय काफी सुधर गई थी, और अगर रोहन गुप्ता और बेटी दोनों को एक दूसरे में रुचि हो तो बुरा नहीं। लड़का कैसा है ये ज्यादा नहीं सोचा, बेटी की पसंद पर भरोसा था। जो उसकी कसौटी पर खरा उतरे वो बुरा नहीं होगा। 18 जनवरी, मंगलवार। सर्दी की धूप क्लास में बहुत गर्माहट दे रही थी। टीचर उत्साह से पढ़ा रहे थे जबकि आगे की पंक्ति के छात्र बेख्याली से दिवास्वप्न में डूबे थे। प्रिया मल्होत्रा पूरे दिन बेचैन रही। रोहन गुप्ता का पहली बार माँ पिताजी से मिलना उसे परेशान कर रहा था। कल रात माँ पिताजी को रोहन गुप्ता की तारीफें सुनाई थी और दोनों ने बहुत रुचि दिखाई थी, फिर भी मन ठहर नहीं रहा था। रोहन गुप्ता ने प्रिया मल्होत्रा का असामान्य रवैया देखा लेकिन चुप रहा, वो खुद भी उलझा हुआ था। आज की मुलाकात ने पुरानी यादें जगा दी। पिछली जिंदगी में प्रिया मल्होत्रा की मां शीला लांबा से बस एक बार मिला था। चौथे साल में उन्होंने अचानक मुलाकात मांगी और एक कॉफी शॉप में ले गईं। सीधे रिश्ता तोड़ने की बात नहीं की बल्कि समझाने की कोशिश की। प्रिया मल्होत्रा कितनी अच्छी है, घर में कितना लाड़ मिला है। रोहन गुप्ता मतलब समझ रहा था लेकिन चुप रहा। आखिरकार कुछ शब्दों से झुकने वाला नहीं था। सोचा कि देखते हैं प्रिया मल्होत्रा क्या कहती है। लेकिन शीला लांबा ने उसके परिवार की बात छेड़ दी। बेइज्जत करने के इरादे से नहीं, बस ये जाहिर किया कि उसका परिवार प्रिया मल्होत्रा के लायक नहीं, वह बेहतर जिंदगी की हकदार है। इस बात ने युवा और आवेगी रोहन गुप्ता को भड़का दिया। वह चला गया और दोनों धीरे धीरे दूर होते गए। पीछे मुड़कर देखने पर समझा कि शीला लांबा की चाल बेइज्जत करना नहीं बल्कि उकसाना था। लेकिन सच ये था कि उसे सच में लगता था कि वह प्रिया मल्होत्रा के लायक नहीं। और वे अलग होते गए जब तक बहुत देर नहीं हो गई। रोहन गुप्ता अक्सर अपनी बेकार आत्मसम्मान और हीन भावना पर आह भरता, दोनों ने बस तकलीफ दी। खुद को इज्जत नहीं दोगे तो और कौन देगा? इसलिए शीला लांबा को दोष नहीं दिया। सच में कोई भी समझदार मां यही करती। सब कुछ उसकी अपनी कमजोरी थी। तो एक खोई हुई और दूसरा यादों में डूबा, इसी तरह पूरा दिन बीता। दोपहर में स्कूल छूटने के बाद रोहन गुप्ता सीधे प्रिया मल्होत्रा के साथ घर की तरफ चला। दोपहर में ही मामी को बता दिया था कि एक दोस्त के यहाँ खाना खाएगा। मामी ने ज्यादा नहीं पूछा, बस रास्ते में ध्यान रखने को कहा। पहली बार जाना था तो खाली हाथ कैसे जाते। पता था कि विजय मल्होत्रा को तिरगुनिया चाय पसंद है, इसलिए दोपहर की छुट्टी में सबसे महंगी चाय खरीदी, करीब 3,500 रुपये की। और रास्ते में फल भी लेने थे। स्कूल तक इतना बड़ा डिब्बा ले जाना सवाल उठाता, इसलिए पास के ढाबे पर छोड़ दिया था। मोहल्ले के मुहाने पर रोहन गुप्ता ने कुछ फल खरीदे। ज्यादा लेना चाहता था लेकिन प्रिया मल्होत्रा ने रोका, भाव काफी है। रोहन गुप्ता ने बहस नहीं की। घर पहुंचे तो टीवी की आवाज नहीं आ रही थी। प्रिया मल्होत्रा ने राहत की सांस ली। डर था कि रोहन गुप्ता मां की मार्शल आर्ट फिल्मों वाली आदत जान लेगा। अंदर घुसते ही
कदमों की आवाज़ सुनते ही शीला लांबा रसोई से जल्दी निकली। रोहन गुप्ता का सुंदर चेहरा देखकर एक अजीब पहचान का एहसास हुआ। शीला लांबा, और शायद किसी भी औरत के लिए एक सुंदर चेहरा हमेशा अच्छा लगता है। यानजी, ये तुम्हारा सहपाठी रोहन गुप्ता है न? शीला लांबा ने उत्साह से अभिवादन किया और तसल्ली से देखा। उनकी नज़र में बेटी की पसंद अच्छी थी, सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व। रोहन गुप्ता शीला लांबा की नज़र के नीचे बेचैन होने लगा। यह एहसास पहले सिर्फ मामी के साथ हुआ था। एक दशक छोटी शीला लांबा को देखकर जिंदगी की अजीब उथल-पुथल के ख्यालात मन में उठने लगे। माँ, घूरना बंद करो। रोहन गुप्ता, यह मेरी माँ है। प्रिया मल्होत्रा ने हल्की शिकायत की। फिर जूते के रैक से नए चप्पल निकालकर रोहन गुप्ता को दिए। चाची जी, नमस्ते। आप तो बहुत जवान दिखती हैं। ये छोटी सी भेंट है, उम्मीद है पसंद आएगी। रोहन गुप्ता ने तोहफा आगे बढ़ाते हुए कहा। झूठ नहीं था। शीला लांबा सच में अपनी माँ से काफ़ी छोटी लगती थी और प्रिया मल्होत्रा से बेहद मिलती जुलती थी। माँ का ख्याल आते ही याद आई, लेकिन छुट्टी में 1 महीने में मिलेंगे, ये सोचकर तसल्ली हुई। शीला लांबा का मन भर आया। अरे, यह क्या ज़रूरत थी? हम तो पुराने हो गए, तुम्हारा आना ही काफ़ी था। पैसे क्यों बर्बाद किए? कोई बड़ी बात नहीं, रोहन गुप्ता ने चप्पल बदलते हुए कहा। शीला लांबा को तुरंत पहचान आ गई। यह महंगी तिरगुनिया चाय थी, पहले एक बड़े मेहमान को यही दी थी। रोहन गुप्ता की हैसियत देखते हुए ये कीमत भले ही आम आदमी के 2 महीने की तनख्वाह के बराबर हो, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मन में आया, अच्छा दामाद बनेगा, लेकिन अभी और देखना था। शीला लांबा की भावी दामाद से उम्मीदें बहुत ऊंची नहीं थीं, बस बेटी को उसी स्तर की जिंदगी मिले और चरित्र अच्छा हो। सामग्री उनकी मुख्य चिंता नहीं थी। प्रिया मल्होत्रा को माँ के मन की बात पता नहीं थी। उसने पूछा, माँ, पिताजी अभी तक नहीं आए? आज जल्दी आने को कहा था न? पता नहीं, अभी फ़ोन किया तो नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद कोशिश करना। आओ रोहन, बैठो, टीवी देखो, फल खाओ। शीला लांबा ने रोहन गुप्ता के लाए फल चाय की मेज़ पर रखे, टीवी चालू किया और रिमोट दे दिया। ठीक है। प्रिया मल्होत्रा ने बैठक का फ़ोन उठाया और पिताजी का नंबर मिलाया। पिताजी, घर क्यों नहीं आए? अभी भी व्यस्त हैं? बस होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। आज अचानक कुछ काम आ गया था। दूसरी तरफ से विजय मल्होत्रा की थकी आवाज़ आई। ठीक है, धीरे धीरे आना, रास्ते में ध्यान रखना। पिता की थकान सुनकर प्रिया मल्होत्रा ने प्यार से कहा। फ़ोन रखकर प्रिया मल्होत्रा मां की मदद करने चली गई। रोहन गुप्ता बैठक में अकेला बैठकर खबरें देखता रहा। ... आधे घंटे बाद खाना लगभग तैयार था, बस आखिरी सूप बन रहा था। बैठक में तीनों चुपचाप टीवी देखते रहे। चट चट, दरवाज़ा अचानक खुलने की आवाज़ आई। रोहन गुप्ता तुरंत उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ देखने लगा। प्रिया मल्होत्रा दरवाजे की तरफ चली। शायद दरवाजे या चाबी में कोई दिक्कत थी। प्रिया मल्होत्रा ने ही खोल दिया। छोटे बालों वाले एक मध्यम आयु के आदमी अंदर आए। रोहन गुप्ता ने इस अरबपति को ध्यान से देखा जिसे प्रिया मल्होत्रा के फ़ोन में फ़ोटो में ही देखा था। अभी विजय मल्होत्रा उतने मोटे नहीं थे जितने आगे होंगे। कद करीब 1 मीटर 70, थोड़े दुबले। साफ आंखों में कभी कभी एक चमक आती जो बताती थी कि बहुत काबिल इंसान हैं। विजय मल्होत्रा ने भी रोहन गुप्ता को देखा। पहली छाप वही जो शीला लांबा की थी, खुला चेहरा, सुंदर, लंबा, मुस्कान में गर्माहट। इसमें कोई हैरानी नहीं कि बेटी दीवानी है। पत्नी की तरह रोहन गुप्ता की असली स्थिति नहीं जानते थे, इसलिए बस उसकी काबिलियत को दीवानगी का कारण माना। व्यापारी होने के नाते उन्होंने रोहन गुप्ता में एक नेतृत्व का भाव पहचाना। ये ताकत या दौलत का भाव नहीं था, बल्कि एक अजीब सी निडरता थी। जाहिर है विजय मल्होत्रा सिस्टम के बारे में नहीं जानते थे। उस बेमिसाल सिस्टम के साथ जिसने 2 बार स्तर बढ़ाया था, रोहन गुप्ता का भविष्य पर भरोसा अटल था और यह स्वाभाविक रूप से झलकता था। कहाँ से आया यह आत्मविश्वास यह नहीं पता था, लेकिन विजय मल्होत्रा ने पहली नज़र में ही तय किया, असाधारण प्रतिभा का लड़का है। उम्दा दामाद बनेगा। बस देखना था कि दोनों नौजवानों में वह रिश्ता बने या नहीं। पिताजी, ये रोहन गुप्ता है। रोहन गुप्ता, यह मेरे पिताजी विजय मल्होत्रा हैं। प्रिया मल्होत्रा ने परिचय कराया। नमस्ते मल्होत्रा अंकल। रोहन गुप्ता ने थोड़ा झुककर आदर दिखाया। बहुत बढ़िया, अच्छा जवान है।
विजय मल्होत्रा और प्रभावित हुए। लोगों को परखने में 4 गुण देखते थे, विनम्रता, सावधानी, घमंड नहीं और अधीरता नहीं। सोचा था कि थोड़ी सफलता मिलने पर घमंड होगा, लेकिन रोहन गुप्ता का रवैया देखकर राय और बेहतर हो गई। मल्होत्रा अंकल, तारीफ कर रहे हैं। आप तो अभी भी बेहद जोशीले लग रहे हैं। रोहन गुप्ता ने विनम्रता से जवाब दिया। हाँ, बातें करने में माहिर है। विजय मल्होत्रा जोर से हंसे। थोड़ी देर में सूप भी तैयार हो गया और सब खाने की मेज पर बैठ गए। रोहन, एक पैग लेगा? विजय मल्होत्रा ने खुद के लिए विस्की डालते हुए पूछा। रोहन गुप्ता जवाब देता उससे पहले ही प्रिया मल्होत्रा बोली, पिताजी, रोहन गुप्ता नहीं पीता। मर्द नहीं पीता? बियर तो ले लो। विजय मल्होत्रा ने बेटी को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। जबरदस्ती नहीं करना था, लेकिन थोड़ी शराब बातचीत खोलने के लिए ज़रूरी होती है। हालांकि जो वह नहीं जानते थे, मूल ऊर्जा की वजह से शराब रोहन गुप्ता पर पानी जैसी थी। ठीक है, मल्होत्रा अंकल की बात मानता हूँ। रोहन गुप्ता ने मना करने की बात नहीं सुनी तो विजय मल्होत्रा ने जारी रखा। उनके शब्दों ने कई अपीने न पीने वालों को पीने वाला बना दिया था। रोहन, बेटी से सुना है तुम्हारे बारे में। नंबर भी अच्छे हैं और कंपनी भी है, लेकिन एक बात पूछनी है, कंपनी के लिए पैसे कहाँ से आए? 2-3 जाम के बाद विजय मल्होत्रा सीधे मुद्दे पर आए। उधार लिए। एक बड़े इंसान की अनजाने में मदद हो गई और उन्होंने बिना ब्याज के बड़ी रकम उधार दी। सोचा कि खुद का कारोबार करके कमाई करूंगा। रोहन गुप्ता ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया। यह उसकी सच्चाई थी। प्रिया मल्होत्रा ने रास्ते में बताया था कि पिताजी से कारोबारी सलाह मांगना। ये बात मन को छू गई। ये दूसरी कहानी थी जो शेन टैंग अपैरल के बारे में बनाई थी। पहली देविंद्र सिंह को बताई थी कि किसी बड़े के साथ साझेदारी है और बस सामने का चेहरा है। वह कहानी देविंद्र सिंह को संतुष्ट करने के लिए थी। अगर उन्हें पता चलता कि रोहन गुप्ता खुद पैसे लगा रहा है तो जरूर रोकते। रोहन, सीधे कहूं तो मेरे तजुर्बे से कपड़े के उद्योग में नहीं उतरना चाहिए था। उस पैसे से कुछ और करते। कपड़ों में क्यों फंसे जहां मुनाफा बहुत कम है, और सुना है बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हो। ये तो बिना पेंदे का कुआं है। तुम्हारे दोस्त हमेशा मदद नहीं कर सकते। मेरी राय है कि बेच दो और कोई और कारोबार शुरू करो। विजय मल्होत्रा ने गंभीरता से कहा। कपड़े की कंपनियां चलाने वालों को जानते थे। जिंदगी आसान नहीं थी, खासकर ब्रांड बनाने वालों की। बहुत सी कंपनियां इस रास्ते पर गिरी थीं। बिना विशाल पूंजी के ये सब करना तबाही बुलाना था। हे, शुक्रिया मल्होत्रा अंकल। कपड़े के उद्योग की हालत पूरी तरह जानता हूँ, लेकिन एक बात पक्की है, पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी। रोहन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ा अकड़ू लग सकता था, लेकिन यह इसलिए ज़रूरी था ताकि विजय मल्होत्रा इस मुद्दे पर और न खो दें। रोहन, लहजे से लग रहा है कि और पैसे लगाने वाले हो, लेकिन कुछ करोड़ और लगा दो तो भी कोई फ़ायदा नहीं। और सच बताऊं तो तुम्हारा ऑनलाइन स्टोर देखा, उसके दम पर कुछ बड़ा नहीं होगा। विजय मल्होत्रा ने थोड़ी नाराज़गी से कहा। रोहन गुप्ता का पैसों की कोई दिक्कत नहीं वाला जवाब उन्होंने नज़रअंदाज किया। यहाँ जितना पैसा चाहिए वो करोड़ों में होगा। नहीं, यह कोई व्यापारिक राज नहीं, आपको बता सकता हूँ। नए साल के बाद प्रांत में दुकानें खोलने के लिए 3 करोड़ और लगाऊंगा। अगले साल के अंत तक पूरे देश में फैलाने के लिए कम से कम 6 करोड़ और। चाहे कितना भी लगे, एक नई दुनिया बनाऊंगा। रोहन गुप्ता ने शांति से कहा। सबके मुंह खुले रह गए। शीला लांबा और प्रिया मल्होत्रा दोनों हैरान थीं। 3 करोड़ और 6 करोड़, अभी के निवेश के साथ मिलाएं तो 10 करोड़ से ऊपर। ये कितना बड़ा रकम है? विजय मल्होत्रा ने थोड़ा हिसाब लगाया। उनकी कुल संपत्ति बस 2 करोड़ के करीब थी और रियल एस्टेट के लिए बैंक से उधार लिया था। फिर छात्र के कब्जों में बैठे रोहन गुप्ता को देखा। उस पल वे थोड़े घबराए। तुमने वापसी के बारे में सोचा? उधार चुकाना होगा। क्या हुआ अगर दोस्त ने धोखा दिया और तुरंत वापसी मांगी? विजय मल्होत्रा ने संभलकर चिंता से पूछा। अंकल, चिंता मत करिए। पक्का है कि दोस्त धोखा नहीं देगा। सबसे बुरी स्थिति में भी दूसरा पक्ष बस कंपनी ले सकता है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। और यकीन है कि वह धोखा नहीं देगा। कुछ और कारण है जो बता नहीं सकता। रोहन गुप्ता ने एक बार फिर झूठ बोला। ये सुनकर विजय मल्होत्रा ने और नहीं खोदा। बातचीत में रोहन गुप्ता का स्वभाव समझ आ गया था। अगर और पूछते तो बस झल्लाहट होती, इसलिए ठंडा पानी डालना छोड़ दिया।
बोले, ठीक है, ज्यादा नहीं कहूँगा। भरोसा है कि सोच समझकर किया है। वैसे दुकानें खोलने में कोई मदद चाहिए? रियल एस्टेट में हाल ही में कदम रखा है, कुछ संपर्क हैं। जगह चुनने और किराए में छूट के बारे में काम आ सकते हैं। शुक्रिया मल्होत्रा अंकल, कंपनी ने इस काम के लिए पहले से किसी के साथ साझेदारी की है। शुरुआत में प्रांत में दुकानों की जगह वही तय करेंगे। रोहन गुप्ता ने कृतज्ञता से जवाब दिया। दिल से मदद का एहसास था। ललित भाई डॉलर की वजह से मदद कर रहे थे जिसमें फायदे की बात थी, लेकिन विजय मल्होत्रा सच में बिना किसी उम्मीद के मदद करना चाहते लगे। इतनी काबिल कंपनी है, पूरे प्रांत में संपर्क हैं? विजय मल्होत्रा ने उत्सुकता से पूछा। ललित भाई, क्या आप उन्हें जानते हैं? रोहन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ललित भाई, ललित भाई, विजय मल्होत्रा ने धीरे से दोहराया और सोचने लगे। नाम जाना पहचाना लगा, कहीं सुना था। ललित भाई, ललित बॉस। विजय मल्होत्रा को अचानक कुछ याद आया, आंखें चौड़ी हो गईं। रोहन गुप्ता से पूछा, क्या तियांकियान ग्रुप के अध्यक्ष ललित भाई की बात कर रहे हो? जी, मल्होत्रा अंकल जानते हैं उन्हें? रोहन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पुष्टि होने पर विजय मल्होत्रा और हैरान हो गए। ललित भाई, प्रांत के बड़े रईस, बेहद प्रभावशाली। सोचा नहीं था कि रोहन गुप्ता उनके साथ साझेदारी में है, और देखने से लगता है बेहद करीबी रिश्ता है। जरूर जानता हूं, लेकिन निजी तौर पर नहीं मिले। प्रांत के शीर्ष रईसों में से एक और रियल एस्टेट में सबसे आगे। कैसे नहीं जानूंगा, क्या वही वो दोस्त हैं? विजय मल्होत्रा ने आह भरकर पूछा। एक व्यापारी होने के नाते पहला ख्याल आया कि रोहन गुप्ता के जरिए ललित भाई से जान पहचान बढ़े, लेकिन बेटी को बगल में देखकर तुरंत इरादा छोड़ दिया। पहले, इज्जत का सवाल था। दूसरे, रोहन गुप्ता की नज़र में बेटी की इज्जत कम नहीं होनी चाहिए। हीन भावना का सवाल ही नहीं था। वे कोई साधारण आदमी नहीं थे, बस उनके संपर्क राजनीतिक या व्यापारिक दायरे में नहीं थे। साले प्रांत के सैन्य कमांडर और प्रांतीय स्थायी समिति के सदस्य थे जिनका परिवार देश में काफी प्रभावशाली था। लेकिन बहन की स्थिति वहां ज्यादा ऊंची नहीं थी, इसलिए साले का प्रभाव इस्तेमाल करने से बहन को तकलीफ हो सकती थी। यही वजह थी कि इतने साल कारोबार करने के बाद भी संपत्ति ज्यादा नहीं थी। नहीं, रोहन गुप्ता ने सिर हिलाया। ठीक है, और नहीं पूछूंगा। उनकी मदद से नुकसान नहीं होगा। विजय मल्होत्रा ने सिर हिलाया। ललित भाई और उस बड़े इंसान के साथ साथ जयपुर में रोहन गुप्ता की पृष्ठभूमि को देखते हुए प्रांत में कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अंदाजा नहीं था कि बगल में बैठा ये लड़का इतने बड़े लोगों का साथ रखता है। हे, शुक्रिया मल्होत्रा अंकल, अभी भी बहुत कुछ सीखना है आपसे। रोहन गुप्ता ने विनम्रता से कहा। वक्त मिले तो उन्हीं से सीखो, वो ज्यादा काम आएगा, विजय मल्होत्रा ने भावपूर्ण स्वर में कहा। इस पल विजय मल्होत्रा को सच में लगा कि रोहन गुप्ता को सिखाने जैसा कुछ नहीं बचा। ललित भाई जैसे बड़े लोगों से उनका हल्का सा परिचय था, ऐसे में रोहन गुप्ता को अपने तजुर्बे सुनाना किसी माहिर के सामने नौसिखिए की तरह था। रोहन गुप्ता ने विजय मल्होत्रा के शब्दों में हल्का सा बेचैनी का भाव भांपा और जल्दी से बोला, मल्होत्रा अंकल, ऐसे मत कहिए। वे सब बहुत व्यस्त लोग हैं। मेरे लिए वक्त कहाँ निकालेंगे? आगे भी आप ही से मार्गदर्शन मिलता रहेगा। हाँ, रोहन, तुम्हारी बातें पसंद आती हैं, और ज्यादा। विजय मल्होत्रा जोर से हंसे। रोहन गुप्ता के शब्दों ने बेचैनी एक पल में उड़ा दी। बेशक जानते थे कि रोहन गुप्ता बस दिलासा दे रहा है। इस आत्मविश्वास और शांति के साथ मुश्किल वक्त में भी उनकी सलाह नहीं मांगेगा। यह व्यापारी की सहज बुद्धि थी। इस उम्र में इतना हासिल किया हो तो कोई और इतराता रहता। इतना समझदार, काबिल, प्रभावशाली और मिलनसार युवा प्रतिभा मिलना ताजगी भरा था। शुक्रिया अंकल, रोहन गुप्ता ने हल्की हंसी के साथ कहा। बगल में बैठी शीला लांबा और प्रिया मल्होत्रा दोनों की हैरानी छुप नहीं रही थी। रोहन गुप्ता की दौलत, आत्मविश्वास और बातचीत का तरीका, एक के बाद एक चौंकाने वाली बातें थीं। शीला लांबा रोहन गुप्ता से और संतुष्ट होती जा रही थी। मन में पक्का हो गया कि दामाद के लिए सबसे अच्छा है। बार बार खाना परोसती रहीं जिससे रोहन गुप्ता थोड़ा असहज हो गया। पिताजी, ललित भाई कौन हैं? प्रिया मल्होत्रा ने उत्सुकता से पूछा। शीला लांबा ने भी उत्सुक नजरों से पति को देखा। लंबे समय से घरेलू थीं और प्रांत की बड़ी कंपनियों पर ध्यान नहीं दिया था। विजय मल्होत्रा को हैरानी नहीं हुई।
ललित भाई के दायरे में नहीं थे और घर पर कभी जिक्र नहीं किया था। रोहन गुप्ता की तरफ देखकर बोले, ललित भाई प्रांत के तियानकियान ग्रुप के अध्यक्ष हैं, एक बड़े रईस। सटीक संपत्ति नहीं पता, शायद टॉप 10 में नहीं लेकिन 20 में जरूर हैं। मुख्य कारोबार रियल एस्टेट है, कुछ सेवा व्यवसाय भी हैं। शहर का एकमात्र 5 सितारा होटल तियानफू उन्हीं का है। प्रांत के हर शहर में रियल एस्टेट है और व्यापार जगत में बेहद प्रभावशाली हैं। प्रांतीय नेताओं से गहरे संबंध हैं। मुझसे बहुत आगे हैं। ये कहकर विजय मल्होत्रा ने रोहन गुप्ता को देखा जो शांत था। न घमंड न संतोष। साफ था कि ललित भाई की उपलब्धियां पहले से पता थीं लेकिन उनकी कोई परवाह नहीं। ये शांति कहाँ से आई? क्या रोहन गुप्ता का और भी बड़ा कोई दोस्त है? वरना ललित भाई की संपत्ति और ताकत से इतना बेपरवाह क्यों? विजय मल्होत्रा गहरी सोच में डूब गए। बहुत उत्सुकता थी लेकिन निजी सवाल पूछना उचित नहीं था। बेशक रोहन गुप्ता को सब पता था लेकिन हैरानी या ईर्ष्या नहीं दिखाए। बैंकिंग सिस्टम के साथ उसका नजरिया कई स्तर ऊपर था। 10 साल में ललित भाई की पूरी संपत्ति भी उसकी एक छोटी सी रकम के बराबर नहीं होगी। हैरान होने की कोई वजह नहीं थी। इतने बड़े हैं? प्रिया मल्होत्रा ने छोटा मुंह ढकते हुए हैरानी से कहा। ललित भाई की संपत्ति से नहीं बल्कि इस बात से कि रोहन गुप्ता उनसे इतना घुला मिला है। हाँ, तुम्हारे पिताजी से बहुत आगे हैं, विजय मल्होत्रा ने कहा और रोहन गुप्ता की तरफ मुड़े। रोहन, इन मौकों को अच्छे से इस्तेमाल करो। इतने लोगों की मदद से बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना, समझे? ये संपर्क बाहरी मदद है, ठोस नींव नहीं। जब खुद बेहतरीन हो और ऊंचे दायरों में पहुंचो तभी सच में मजबूत खड़े रह सकते हो। जैसे किसी बड़े संस्थान के पुराने छात्र होने से कई प्रभावशाली लोगों से रिश्ता अपने आप बनता है। साथ के गुरु और सहपाठी भविष्य का रास्ता आसान कर देते हैं। ये बस हिमशैल की नोक है। ऊपर जाओगे तो समझ आएगा कि इन दायरों का असर कितना विशाल होता है। इसलिए तरबूज छोड़कर तिल मत पकड़ो, समझे? समझ गया मल्होत्रा अंकल, पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। रोहन गुप्ता ने गंभीरता से सिर हिलाया। दायरों की संस्कृति की गहरी समझ थी। डिग्री से सब कुछ तय नहीं होता लेकिन अगर दायरे में बड़े अधिकारी, उद्योग के नेता और विभिन्न क्षेत्रों के अभिजात हों तो सफलता की संभावना कहीं ज्यादा होती है। वैसे बैंकिंग सिस्टम के साथ रोहन गुप्ता इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं देता था। भविष्य में वह दुनिया की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेगा, बस सामान्य रास्ते पर चलना था, जानबूझकर रिश्ते बनाने की जरूरत नहीं। समझे तो ठीक है, खाओ, ज्यादा लो। मेरी पत्नी थोड़ी पगली है लेकिन खाना बेहतरीन बनाती हैं, विजय मल्होत्रा ने खुशी से कहा। शीला लांबा की खाना पकाने की काबिलियत के बारे में सच बोला था, हर बार खाकर लगता था कि सही है। बस उनके अजीब शौक समझ नहीं आते। मैं पगली कहाँ हूँ? शीला लांबा तुरंत भड़की। हाँ, नहीं हो। लो, प्रिय पत्नी, ये खाओ। विजय मल्होत्रा ने जल्दी से एक टुकड़ा चुनकर शीला लांबा को खिला दिया जिन्होंने खुशी से मुंह खोल दिया। शीला लांबा नाराज थी लेकिन ये प्यार भी पसंद आया। माँ पिताजी को इस तरह खेलते देखकर प्रिया मल्होत्रा हंस पड़ी। नजर रोहन गुप्ता की तरफ गई जो ध्यान से केकड़े की टांग खा रहा था। आंखों में हल्का सा उदासी का भाव आया जो किसी ने नहीं देखा। डिंग डोंग, डिंग डोंग, डिंग डोंग। तभी दरवाजे की घंटी बजी और सबकी बातें रुक गईं। माहौल समझकर प्रिया मल्होत्रा उठकर दरवाजे की तरफ गई। लेकिन दरवाजा खुलते ही बाहर खड़े लोगों को देखकर प्रिया मल्होत्रा के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। यान जी, कौन आया? विजय मल्होत्रा ने उलझन से पूछा। विजय भाई, मैं हूं। प्रिया मल्होत्रा के जवाब देने से पहले ही दरवाजे से एक जानी पहचानी आवाज आई और विजय मल्होत्रा और शीला लांबा दोनों एक पल के लिए ठहर गए। दोनों के मन में एक साथ एक उदास ख्याल आया। ये नाम सुनते ही रोहन गुप्ता को हंसी आने वाली थी, लेकिन जैसे ही आने वाले दोनों लोग साफ दिखे, मुस्कान फीकी पड़ गई। विपुल गुप्ता था और उसके साथ मोटे मध्यम आयु के व्यक्ति जो जाहिर था उसके पिता थे। रोहन गुप्ता ने मन में एक गाली दी। अच्छा, मूड खराब हो गया। गाली देना शायद बेअदबी हो लेकिन विपुल गुप्ता के कारनामों के बाद रोकना मुश्किल था। विजय भाई, बिना बुलाए आ गया। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी खाना खाओगे। मोटे मध्यम आयु के आदमी यानी विकास खन्ना ने विजय मल्होत्रा को देखकर और चौड़ी मुस्कान से अभिवादन किया। विकास खन्ना की मुस्कान देखते ही रोहन गुप्ता ने मन में तुरंत उन्हें चालाक किरदार की श्रेणी में रख दिया।
उनके शब्द सुनकर विजय मल्होत्रा को झुंझलाहट हुई। सच में आज थोड़ा जल्दी खाना था। आमतौर पर व्यस्त होने से 8 बजे खाते थे। रोहन गुप्ता के लिए जल्दी किया था। पहले एक बार बताया था और यह याद भी रखा। साले, खुद कहते हो बिना बुलाए आए, फिर भी आ गए। फोन भी नहीं किया। साफ है यहाँ खाना खाने का इरादा है। और वो शराब की बोतल जो लाए हैं, खुली हुई है। बेशर्मी की हद है। अगर शांत न रहना होता और संपर्कों से डराना न होता तो कब का नाता तोड़ देते। हाँ, आइए विकास जी, विपुल भी आओ। विजय मल्होत्रा के पास उठकर बनावटी मुस्कान से स्वागत करने के अलावा कोई चारा नहीं था। शीला लांबा को भी यही करना पड़ा। लेकिन रोहन गुप्ता वहीं शांत बैठा रहा, इंच भर नहीं हिला। विपुल गुप्ता और उसके पिता के लिए कोई नाटक नहीं करना था। तुमने मुझे नाखुश किया तो मैं तुम्हारे हिसाब से चलूंगा? सपने देखो। रोहन गुप्ता। विपुल गुप्ता ने आखिरकार रोहन गुप्ता को खाने की मेज पर देखा। पहले प्रिया मल्होत्रा पर ध्यान था। अब रोहन गुप्ता को देखकर मुस्कान एक पल में जम गई। आंखों में हल्का डर और दबी हुई श्रद्धा थी। इतनी बार खुलकर और छुपकर मुकाबला किया था और हर बार बुरी तरह हारा था। ये सिलसिला मन पर मनोवैज्ञानिक असर डाल चुका था। रोहन गुप्ता ने विपुल गुप्ता को नजरअंदाज किया, एक निवाला उठाया और एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। विकास खन्ना ने विजय मल्होत्रा से पूछताछ की नज़र से देखा। अप्रत्याशित मेहमान देखकर समझ आया कि वक्त गलत था, लेकिन अब आ गए तो रुकना था। रोहन गुप्ता और विपुल गुप्ता के बीच की दूरी और दुश्मनी उन्होंने नज़रअंदाज किया। आखिरकार छात्रों में झगड़े आम होते हैं। यह मेरी बेटी का सहपाठी रोहन गुप्ता है और यह विपुल गुप्ता के पिता विकास खन्ना हैं। विजय मल्होत्रा ने संक्षेप में परिचय कराया। विजय मल्होत्रा ने परिचय दिया तो रोहन गुप्ता अनदेखा नहीं कर सकता था, लेकिन उठा नहीं, बस इत्मीनान से बोला, नमस्ते विकास जी। बस पद का नाम लिया, अंकल तक नहीं कहा। अंकल कहने का कोई इरादा नहीं था। शब्द भले ही दूर पास दोनों के लिए हो, दिल नहीं माना। अगर सिर्फ विकास खन्ना होते तो शायद थोड़ा सौजन्य दिखाता, लेकिन विपुल गुप्ता के होने से मक्खी निगलने जैसी घिन आ रही थी। विजय मल्होत्रा और शीला लांबा दोनों थोड़े हैरान हुए। अभी इतना सौजन्यपूर्ण रोहन गुप्ता अचानक विकास खन्ना के साथ असभ्य हो गया। लेकिन प्रिया मल्होत्रा ने सीट बदलाव की बात घर पर नहीं बताई थी। फिर भी दोनों ने ज्यादा नहीं सोचा। रोहन गुप्ता बेवकूफ नहीं लगा और प्रिया मल्होत्रा का उदास चेहरा बता रहा था कि कोई कहानी है। हे नमस्ते रोहन जी, विकास खन्ना ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। रोहन गुप्ता का बेपरवाह रवैया पसंद नहीं आया। बड़े थे, लेकिन एक छात्र पर गुस्सा दिखाना इज्जत गंवाना होता। विकास जी, किसी काम से आए? विजय मल्होत्रा ने जानते हुए भी पूछा। यह इशारा काम नहीं करेगा, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज। सच में नहीं चाहते थे कि ये दोनों इस खाने में घुसें, खासकर रोहन गुप्ता की ताकत समझने के बाद। अपनी हैसियत भी थोड़ी पीछे पड़ती थी, इनकी तो बात ही क्या। लेकिन सीधे भगाना भी नहीं चाहते थे। कोई खास बात नहीं, सोचा परिवारों में मेल मिलाप हो। और किसी ने शराब की बोतल भेजी थी, सोचा विजय भाई के साथ पिएंगे। विकास खन्ना हंसे, हालांकि विजय मल्होत्रा के इशारे से थोड़ी नाराजगी थी। विकास जी, ये तो बहुत अच्छा सोचा। विपुल बेटे, आओ बैठो। जल्दी जाओ, चम्मच और गिलास लाओ। हम खाना आधा खा चुके हैं। उम्मीद है विकास जी को कोई आपत्ति नहीं। विजय मल्होत्रा ने बेबसी से शिष्टाचार के शब्द कहे। और करते क्या, भगा नहीं सकते। शराब की बोतल का तोहफा, यानी आसान शिकार समझा। कोई बात नहीं, बड़ी मौज है। इतना स्वादिष्ट खाना विजय भाई के साथ पीते हैं। विकास खन्ना ने बेधड़क बैठते हुए कहा। मजबूरी में स्वागत करते विजय मल्होत्रा का चेहरा देखकर मन में संतोष मिला। मेज आयताकार थी, बड़ी नहीं। लंबी तरफ 4 और छोटी तरफ 2, कुल 6। शीला लांबा को जगह देने के लिए बेटी के पास जाना पड़ा और विकास खन्ना उनकी सीट पर बैठ गए। विपुल गुप्ता प्रिया मल्होत्रा के पास बैठना चाहता था, लेकिन शीला लांबा वहां थी, इसलिए मजबूरी में रोहन गुप्ता के पास बैठा। रोहन गुप्ता की आभा का ख्याल आते ही असहज हो गया। साथ ही मन में ढेर सवाल थे। रोहन गुप्ता यहाँ क्यों है? इस खास पारिवारिक खाने में उसका क्या रिश्ता? प्रिया मल्होत्रा और रोहन गुप्ता। विपुल गुप्ता मानना नहीं चाहता था, लेकिन सच जानना था। पिता बगल में थे तो थोड़ा हिम्मत आई। विपुल गुप्ता ने पूछा, रोहन गुप्ता, आज यहाँ कैसे? तुमसे क्या मतलब? रोहन गुप्ता ने झल्लाकर जवाब दिया।
विपुल गुप्ता को देखते ही असहजता होती थी। खुशी का खाना अचानक आने से बर्बाद हुआ, भला सौजन्य कैसे दिखाए? विकास खन्ना के बारे में भी परवाह नहीं थी। बिना फोन किए आए, विजय मल्होत्रा ने नाखुशी जाहिर की तो अनजान बन गए। अच्छे लोग नहीं हो सकते। विपुल गुप्ता और उसके पिता ने चारों को परेशान किया। उन्हें खुश करने की कोई वजह नहीं थी। किसी उपनिदेशक से जिसका कोई रिश्ता नहीं, डरने की जरूरत नहीं। लगता है छात्र रोहन गुप्ता और विपुल के बीच थोड़ी गलतफहमी है। विकास खन्ना ने रोहन गुप्ता का लहजा सुनकर हंसते हुए कहा, हे, एक छोटी गलतफहमी थी लेकिन अब खत्म है। मैं नहीं पकड़ता, बस उम्मीद है आगे नहीं होगी। रोहन गुप्ता ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया। विपुल, रोहन को धन्यवाद दो। विकास खन्ना ने तुरंत बेटे की तरफ मुड़कर कहा, इतने साल अफसरी में माफी को इज्जत खोना नहीं मानते। शुक्रिया, विपुल गुप्ता ने मजबूरी में कहा। कोई बात नहीं, बस आगे ध्यान रखना, पहली और दूसरी बार के बाद तीसरी नहीं होती। रोहन गुप्ता ने इशारा किया, पहली बार सीट बदलाव, दूसरी बार गुंडे भेजना। विपुल ने बहुत गलतफहमी की, सच में माफी मांगो। विकास खन्ना ने फिर कहा। ओह, विपुल गुप्ता सच में शर्मिंदा था। प्रिया मल्होत्रा के सामने माफी मांगना ही काफी अपमान था, ऊपर से रोहन गुप्ता को जाम पेश करना। लेकिन कोई चारा नहीं था। रोहन गुप्ता ने देखा कि विपुल गुप्ता सच में एक कच्चा लेकिन थोड़ा समझदार अमीर घर का लड़का था। अभी शांत रहना चाहिए था, सज्जन बनने का नाटक करना चाहिए था। विपुल गुप्ता साफ ऐसा नहीं था। रोहन गुप्ता ने उसे मानसिक की श्रेणी में रख दिया। ऐसे को हराना वाकई शर्मनाक है। विपुल गुप्ता बियर का गिलास उठाया, खड़ा नहीं हुआ और एक हाथ से आगे बढ़ाया, नाराजगी साफ थी। माफ करना, उम्मीद है इस छोटी बात पर बुरा न मानो। पहले शायद कभी नहीं कहा था, इसलिए पूरा वाक्य हकलाते हुए निकला। रोहन गुप्ता ने बस मुस्कुराया, कुछ नहीं कहा, बस गिलास उठाया। विपुल गुप्ता ने भी टकराया और तुरंत वापस खींचकर पी लिया। हाँ, रोहन गुप्ता सच में बेबस था। क्या उसकी मौजूदगी से दुश्मन का दिमाग और कम हो जाता है? मन में कहना चाहा, तुम्हारा ये स्तर देखकर कोई उपलब्धि नहीं मिलती। बहुत अच्छा, सहपाठियों की गलतफहमी दूर हुई। वैसे विजय भाई, आज क्या खास मौका है? इतना अच्छा खाना, यानजी के नंबरों की खुशी में? विकास खन्ना ने हंसते हुए पूछा। हाँ, कुछ ऐसा। रोहन के नंबर भी अच्छे आए हैं, यानजी का सीट साथी है इसलिए बुलाया। विजय मल्होत्रा ने अस्पष्ट जवाब दिया, खाने का असली मकसद नहीं बता सकते थे। अच्छा, रोहन के इस बार कितने नंबर आए? यानजी की मदद से जरूर अच्छे रहे होंगे, विकास खन्ना ने पूछा। प्रिया मल्होत्रा को अपना घर का नाम सुनकर घिन आई। चावल खाती रही, इस परिवार से पूरी तरह ऊबी हुई थी। पहली बार रोहन गुप्ता को घर बुलाया था और ऐसा हुआ। बेहद शर्मिंदगी थी। 733, रोहन गुप्ता ने शांति से कहा। क्या? विकास खन्ना को लगा शायद गलत सुना। 733, क्या यह इंसान का नंबर है? रोहन गुप्ता ने भौं सिकोड़ते हुए फिर कहा। 733 अंक। 733, विकास खन्ना ने चौंक कर दोहराया। जी। रोहन गुप्ता मन में कहना चाहता था, क्या हिंदी नहीं समझते? यान जी, क्या सच में? विकास खन्ना ने अविश्वास से प्रिया मल्होत्रा की तरफ देखा। रोहन गुप्ता ग्रेड में पहले हैं, 733 अंक, दूसरे से 50 से ज्यादा आगे। प्रिया मल्होत्रा ने गर्व से कहा। बगल में विपुल गुप्ता ने सिर झुका लिया। दोनों छात्र थे लेकिन फर्क बेशुमार था। इस बार उसे 490 से थोड़े ज्यादा आए थे, रोहन गुप्ता से 200 से ज्यादा कम। जैसे दो अलग अलग परीक्षाएं दी हों। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। रोहन, तुम सच में बहुत अच्छे हो, विकास खन्ना शब्द ढूंढते हुए बोले और ईर्ष्या भी थी। फिर अपने बेटे को देखा, इतना फर्क कैसे? रोहन गुप्ता ने कोई जवाब नहीं दिया। विकास खन्ना ने देखा कि रोहन गुप्ता उनकी परवाह नहीं कर रहा तो थोड़ी नाराजगी हुई लेकिन कुछ नहीं कहा। समाज में पढ़ाई बेकार है वाली सोच फैली हो तो उनके और बेटे के लिए फायदा होता, कम प्रतिस्पर्धा। लेकिन अपना बेटा सच में नाकाम था जो परेशान करता था। विकास खन्ना ने विजय मल्होत्रा की तरफ मुड़कर असली मकसद बताया। विजय भाई, विपुल की पढ़ाई हमेशा से ठीक नहीं रही। क्या यानजी बेटी के पास बैठकर पढ़ाई देखे? आगे से अक्सर आता रहेगा, यानजी से मदद लेगा। ये सुनते ही विपुल गुप्ता का दिमाग सुन्न हो गया। हालात उसकी सोच से बिल्कुल अलग निकले।
घर पर किसी को नहीं बताया था कि तीसरी क्लास में भेजा गया। अगर पता चलता कि सहपाठियों, टीचरों और प्रिंसिपल सबको नाराज किया तो पिताजी जरूर कुछ करते। चाहे कितना लाड़ हो, गुस्से में पिताजी के खास बांस के डंडे वाले नुस्खे का डर था। परीक्षा का कागज घर लाया था और पिताजी ने ज्यादा नहीं कहा। नंबर हमेशा से वैसे ही थे, बस प्रिया मल्होत्रा के नंबर पूछे और तारीफ की, इससे एक कदम पार हो गया लगा था। लेकिन पिताजी आज यहाँ खींच लाए। सोचा था साधारण मुलाकात है, पूरे वक्त अच्छे बच्चे का नाटक करता रहा ताकि रोहन गुप्ता या प्रिया मल्होत्रा क्लास बदलाव का राज न खोलें। पहले से कोई अंदाजा नहीं था कि पिताजी का क्या इरादा है। साफ था कि विकास खन्ना का वार विजय मल्होत्रा पर नहीं बल्कि अपने ही बेटे पर पड़ा, और राज खुलवाने की नौबत आ गई। सीट बदलाव से पहले होता तो शायद खुश होता, लेकिन अभी बस डर था। एक पल के लिए विपुल गुप्ता पूरी तरह बेबस था, हाथ तक कांप रहे थे। रोहन गुप्ता और बाकियों की स्थिति भी अच्छी नहीं थी, दिल में आग थी। सीट बदलाव की बात तो थी ही, ऊपर से घर पर ट्यूशन की मांग, ये तो हद थी। इस पल विजय मल्होत्रा ने बात संभाली। सीट का मामला क्लास टीचर के हाथ में है, बच्चों की पढ़ाई में खलल न हो इसलिए वही तय करें। विजय मल्होत्रा को टीचर से उम्मीद नहीं थी, बस मेज पर तकरार नहीं चाहते थे। लहजा शांत था, लेकिन जो उन्हें जानते थे वे समझते थे सच में नाराज हो गए। बेटी के पास खराब नंबर वाला लड़का बैठाना, पढ़ाई पर असर, और ऊपर से घर पर ट्यूशन की मांग, असल में कह रहे थे कि जाओ, ठीक है, कल टीचर से बात करके सीट बदलवा लूंगा, विकास खन्ना ने दबंगी से कहा। शहर में आने के बाद कुछ जान पहचान हो गई थी, टीचर इतनी छोटी बात नहीं मनाएगी। आखिरकार ग्रेड का टॉपर उस सीट पर बैठा है, बेकार तो है, बेटे को बैठाएं तो नंबर सुधरें। रोहन गुप्ता से ट्यूशन, उनसे तो परिचय नहीं। विजय मल्होत्रा जिन पर दबाव था वे बेहतर थे। पिताजी, ठीक है, छोड़ते हैं, मैं खुद मेहनत करूंगा, विपुल गुप्ता ने जल्दी से गुजारिश की। स्कूल बदलने का इरादा था, लेकिन इतनी जल्दी राज खुलने की उम्मीद नहीं थी। प्रिया मल्होत्रा की गुस्से भरी आंखें देख रहा था, अगर नहीं बोला तो वह जरूर खोल देती। विकास खन्ना को बेटे का ये रवैया अजीब लगा। पहले खुश होना चाहिए था, बेटे को प्रिया मल्होत्रा में रुचि पता थी, लेकिन आज का व्यवहार अजीब था। फिर भी अपने फैसले पर अड़े रहे। बेटे के वादों में यकीन नहीं था। बोर्ड परीक्षा नजदीक थी। क्या सोचना, तुम्हारे नंबर जानता हूँ, हमेशा यही कहते हो, अब मेरी मानो। विकास खन्ना ने अधिकारी वाला पत्ता खेला। विपुल गुप्ता और बेबस हो गया, किसी को उसके वादों पर भरोसा नहीं। कुछ कहना चाहता था तभी प्रिया मल्होत्रा रुक नहीं पाए। उसकी आमतौर पर मीठी आवाज अब बुरी खबर की तरह लगी। विपुल गुप्ता, तुम अब हमारी क्लास में हो ही नहीं, सीट कैसे बदलोगे? प्रिया मल्होत्रा ने व्यंग्य से कहा। इस पल वो जल रही थी। सीट बदलाव की मांग, फिर और ऊपर से घर पर ट्यूशन, सपने में भी नहीं। विपुल गुप्ता का गला भर आया और चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? हाँ। विकास खन्ना और विजय मल्होत्रा दोनों ने हैरानी से विपुल गुप्ता को देखा। क्लास बदली? विपुल गुप्ता ने पिता को नहीं बताया था। विकास खन्ना का चेहरा काला पड़ गया। इतनी बड़ी बात और बेटे ने एक शब्द नहीं कहा। जरूर कुछ बड़ा हुआ है। वो क्लास में प्रेशर बहुत था, इसलिए बदल लिया। विपुल गुप्ता हकलाया। बुरा बहाना था, लेकिन कोई चारा नहीं। इज्जत और आत्मसम्मान दोनों बचाने के लिए अचानक कुछ बेहतर नहीं सूझा। विपुल गुप्ता चाहता था कि जमीन में धंस जाए। बड़े शहर में आकर इतनी जल्दी ठोकरें खाईं, जिले वाले आसान दिन याद आ रहे थे। प्रिया मल्होत्रा और रोहन गुप्ता ने एक दूसरे को देखा, लेकिन खाने पर झगड़ा न हो इसलिए झूठ नहीं खोला। झगड़ा करना हो तो घर पर करो। ये क्यों नहीं बताया? मैं टीचर को फोन करता हूँ। विकास खन्ना इतने गुस्से में थे कि बेटे को थप्पड़ मारने को हुए। झूठे कारण समझ आ रहे थे, लेकिन खुद से छुपाया, ये और बुरा था। विपुल गुप्ता चुप, सिर झुकाए। पिताजी का ध्यान बढ़ गया और मुद्दा टल गया, राहत मिली। सच नहीं खुला, बस इतना काफी था। लेकिन विकास खन्ना के अगले शब्दों ने फिर दिल धड़का दिया। कोई बात नहीं, क्लास अलग हो तो क्या, पढ़ाई तो एक ही है। यहाँ यानजी से मदद ले सकता है। विकास खन्ना ने शराब की चुस्की लेते हुए कहा और घर जाकर बेटे से पूछताछ करने की सोची। अब विजय मल्होत्रा से रहा नहीं गया। सीधे बोले, विकास जी, बेटी की पढ़ाई का बोझ काफी है।
विपुल की मदद करना उसके लिए मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, रोज आधा घंटा काफी होगा। विकास खन्ना ने बेपरवाही से कहा। विजय मल्होत्रा का लहजा नहीं समझा। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी, ये सोचो भी मत, प्रिया मल्होत्रा ने साफ और जोर से कहा। यह विचार ही हास्यास्पद था। विजय मल्होत्रा ने चुप रहकर बेटी का साथ दिया। यान जी, विपुल में बहुत अच्छाइयां हैं। पुराने माहौल की वजह से थोड़ा भटका, अब उसकी पढ़ाई में मदद करो। सुधरने पर बताओ, अंकल तुम्हारे पिताजी के कारोबार में भी मदद कर सकते हैं। विकास खन्ना ने धीरे से कहा, जैसे जीत मिल गई हो। रोहन गुप्ता का मुक्का मारने का मन था। मैं, प्रिया मल्होत्रा हकलाए, पूरी तरह गुस्से में। विकास खन्ना धमकी दे रहे थे। डर नहीं था लेकिन घिन आई। माहौल देखकर रोहन गुप्ता चुप नहीं बैठ सकता था। विजय मल्होत्रा के बोलने से पहले ही बीच में बोला, विकास जी, प्रिया मल्होत्रा की पढ़ाई का बोझ काफी है, नंबर बनाए रखना आसान नहीं। अतिरिक्त वक्त कहाँ मिलेगा, है न विपुल? हाँ पिताजी, छोड़ते हैं। मैं खुद मेहनत करूंगा, सच में। विपुल गुप्ता ने जल्दी से हाँ मिलाई। कमजोर, जवान आदमी, तुम्हें क्या पूछा था? माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई? बेअदब, विकास खन्ना ने रोहन गुप्ता को डांटा। जो तमीज के लायक हों उनके साथ तमीज से बात करता हूँ, बाकियों के साथ क्या करूं पता नहीं। रोहन गुप्ता ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। सीधी बेइज्जती नहीं की, इतना काफी था। तुम, विजय भाई, आप क्या कहते हैं? विकास खन्ना ने रोहन गुप्ता से उलझना छोड़ा और विजय मल्होत्रा की तरफ मुड़े। यह मुख्य इंसान था। बेटी सही कह रही है। बेटे को मन नहीं तो जबरदस्ती नहीं कर सकते, विजय मल्होत्रा ने सीधे कहा। बेटी को सौदेबाजी का जरिया बनाना, यह उनकी सीमा थी। विकास खन्ना जैसे छोटे अधिकारी के लिए तो बिल्कुल नहीं। जरूरत पड़े तो उनकी कुर्सी भी जा सकती है। ठीक है विजय भाई, यही सोचते हो तो जिद नहीं करूंगा। तुम्हारे कारोबार में उन्नति हो। विपुल, चलते हैं, विकास खन्ना ने व्यंग्य से कहा और धीरे धीरे उठे। सोच रहे थे कि विजय मल्होत्रा माफी मांगेंगे और रोकेंगे, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। सब बेवकूफ को देखने जैसी नजरों से देख रहे थे। अपमान से जलते हुए विकास खन्ना ने मन में प्रतिशोध की कसम खाई। विजय मल्होत्रा को लगता है मेरी मदद के बिना कारोबार चलेगा, तब दिखाऊंगा। हो, आने दो उस दिन को जब गिड़गिड़ाकर माफी मांगेंगे। पिता को जाते देखकर विपुल गुप्ता तुरंत पीछे हो लिया, किसी को अलविदा भी नहीं कहा। जानता था कि आज रात सजा मिलेगी, लेकिन राज नहीं खुला, ये सबसे बड़ी राहत थी। विकास खन्ना के जाने के बाद रोहन गुप्ता ने कहा, मल्होत्रा अंकल, लगता है यह आदमी झंझट करने वाला है। कोई मदद चाहिए हो तो बताइएगा। विजय मल्होत्रा की पृष्ठभूमि पूरी तरह नहीं जानता था, लेकिन इतना बड़ा कारोबार खड़ा करने के लिए कुछ संपर्क जरूर होंगे। फिर भी यह कहना जरूरी था। खुद आगे बढ़कर हल करने का वादा करने की बजाय बताना बेहतर था। विजय मल्होत्रा की इज्जत का सवाल था। कोई बात नहीं, ये छोटी बात मैं संभाल सकता हूँ। विजय मल्होत्रा ने खुलकर हंसे। जानते थे कि रोहन गुप्ता उपनिदेशक की समस्या हल कर सकता है, लेकिन एक जूनियर से मदद लेकर इज्जत कैसे रखते? अच्छा है, लेकिन जरूरत हो तो संकोच मत करिए, रोहन गुप्ता ने फिर कहा। ठीक है, वैसे विपुल का क्लास क्यों बदला? विजय मल्होत्रा ने उत्सुकता से पूछा। छात्र का क्लास बदलना कोई साधारण बात नहीं, और विकास खन्ना को भी पता नहीं था। बेहद दिलचस्प, रोहन गुप्ता ने सावधानी से बताया। बस उप प्रिंसिपल और प्रिंसिपल वाली बात, गुंडों वाली बात नहीं बताई। वह बेकार सवालों की लड़ी शुरू कर देती। बेशर्म आदमी, न्याय की भावना रखने वाली शीला लांबा पहले बोली। विजय मल्होत्रा ने कुछ नहीं कहा। पहले सोचा था कि पढ़ाई में मदद से विपुल सुधर सकता है, लेकिन अब साफ था, बाप बेटे दोनों एक जैसे, ऊपर से नीचे तक टेढ़े। और बेटी पर नजर, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मन में तय किया कि अगर फिर हाथ बढ़ाया तो काट देंगे। एक छोटी सी रुकावट के बाद खाना काफी अच्छा रहा। कुछ जाम के बाद विजय मल्होत्रा ने बिना छुपाए रोहन गुप्ता को कारोबारी बातें सिखाईं। रोहन गुप्ता ने भी साथ दिया और सीखने की इच्छा जताई, जिससे विजय मल्होत्रा बेहद खुश हुए। हर इंसान में दूसरों को सिखाने की एक स्वाभाविक इच्छा होती है। विजय मल्होत्रा को पहले कभी घर के राज बांटने का मौका नहीं मिला था। अब रोहन गुप्ता जैसा उत्सुक श्रोता मिला तो रुकना मुश्किल था। इसी सुखद माहौल में रोहन गुप्ता ने प्रिया मल्होत्रा के घर का पहला पारिवारिक खाना पूरा किया। रोहन गुप्ता के जाने के बाद
प्रिया मल्होत्रा और मां ने रसोई में बर्तन धोते हुए बातें की। बेटी, रोहन गुप्ता के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? शीला लांबा से रहा नहीं गया। पहले खुद देखना था, तभी पूछना था। खाने के दौरान बेटी की प्रतिक्रियाएं देखती रही थीं। हालांकि प्रिया मल्होत्रा ने अच्छी तरह छुपाया, न ज्यादा परोसा न तारीफ की, लेकिन मां की नज़र से बच नहीं पाए। बस सहपाठी और सीट साथी है मां, और क्या होगा? प्रिया मल्होत्रा ने मन संभाल कर जवाब दिया। हे, अपना ही टुकड़ा हो, मां को धोखा देगी? ये लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन अभी और देखना होगा। शीला लांबा हंसी। मानना पड़ेगा कि रोहन गुप्ता को दामाद के रूप में देखने का मन था। यह विचार तब पक्का हो गया जब रोहन गुप्ता ने बेटी के लिए बोला। अगर चुप रहता तो कभी मंजूर नहीं होता। क्या कह रही हो मां? उसकी मंगेतर है। असंभव है। प्रिया मल्होत्रा ने सच बोला और दिल में कड़वाहट आई। रोहन गुप्ता जितना बेहतर होता जाता था उतना ही उसे छोड़ना मुश्किल लगता था। वह उलझी हुई थी। अच्छा, अफसोस है, मुझे वो बहुत पसंद है, बहुत अच्छा दामाद होता। उसकी मंगेतर बड़ी भाग्यशाली है। शीला लांबा ने थोड़ी निराशा से कहा। ऐसा अच्छा उम्मीदवार हाथ से निकल गया और बेटी इतनी दीवानी दिखती थी। मन में एक और कड़वाहट आए। मां, तुमसे नहीं होता। प्रिया मल्होत्रा ने होठ फुलाए। हे, छोड़ो ये बात। नए साल की छुट्टी की बात करते हैं। शीला लांबा ने विषय बदला। जानती थी कि बेटी उम्र के उस पड़ाव पर थी जहां प्रेम के सपने होते हैं। ज्यादा बोलने से उल्टा असर होता। बेटी के स्वतंत्र स्वभाव को देखते हुए बस उम्मीद थी कि जल्दी समझदारी आए और इस असंभव प्रेम को छोड़े। ... विजय मल्होत्रा बैठक में बैठे आज की घटनाएं सोचते रहे। साफ था कि विकास खन्ना झंझट करेगा और काफी बड़ा। शहर में उतने संपर्क नहीं थे कि उसकी कुर्सी जा सके, लेकिन रोहन गुप्ता से मदद मांगना भी ठीक नहीं था। बस एक रास्ता बचा। विजय मल्होत्रा ने फोन उठाया, घर से बाहर निकले और एक नंबर मिलाया जो बहुत कम मिलाते थे। वह नंबर जय शर्मा का था, प्रांतीय सैन्य कमांडर, प्रांतीय स्थायी समिति के सदस्य, उनके जीजाजी। आर्थिक फायदा इस रिश्ते से नहीं लिया था, लेकिन जीजाजी जुल्म देखकर चुप नहीं रहेंगे, खासकर जब बात प्रिया मल्होत्रा की भी थी। सोचते हुए विजय मल्होत्रा ने फोन मिलाया। पहले बहन को सीधे फोन करना चाहते थे, लेकिन अंत में नहीं किया। बहन को पता चले तो पति से झगड़ा करे और लगे कि बहन के जरिए दबाव डाल रहे हैं। ये गलतफहमी नहीं चाहते थे। छोटे भाई, क्या बात है? एक गहरी आवाज आई। यह आवाज सुनते ही विजय मल्होत्रा का शरीर अनजाने में तन गया। नर्वस थे। जीजाजी, एक बात करनी थी, प्रोजेक्ट के बारे में नहीं। दरअसल ये हुआ। विजय मल्होत्रा ने घुमाकर बात नहीं की। जीजाजी व्यस्त रहते थे, इसलिए संक्षेप में सब बताया, खासकर विपुल गुप्ता वाला प्रिया की पढ़ाई पर असर का हिस्सा। उम्मीद के मुताबिक जय शर्मा का गुस्सा भड़का। यह विकास खन्ना जीना नहीं जानता। सीट बदलवाना, भांजी से ट्यूशन मांगना और छोटे भाई को धमकी, बिल्कुल बेशर्म। कमीने, गुस्सा आ रहा है। छोटे भाई, यह मामला मुझ पर छोड़ो, सबक सिखाता हूं। वैसे बहन को बताया? जय शर्मा ने गुस्से से कहा। नहीं, परेशान नहीं करना था। जय जी, विजय मल्होत्रा ने जल्दी से जवाब दिया। अच्छा किया, घर में शांति रहे तो बेहतर। यह मामला मैं देखता हूं, तुम कारोबार में ध्यान दो। कानून के दायरे में रहो। मैं मदद नहीं करूंगा, लेकिन किसी को तुम्हें धमकाने नहीं दूंगा, समझे? जय शर्मा ने सहमति दी। पत्नी को पता चले तो और झंझट। जय शर्मा विजय मल्होत्रा से संतुष्ट थे। इतने सालों में कभी पद का फायदा नहीं उठाया और झंझट नहीं किया। बहुत कम मदद मांगी, इसीलिए मन में तय किया कि इस बार साफ निपटाएंगे। 2 बेटे थे, भांजी इकलौती। भांजी को बहुत प्यार करते थे। साले, भांजी को धमकाने की हिम्मत? मरने की तलाश है। जीजाजी, समझ गया। जय जी, विजय मल्होत्रा ने जल्दी से जवाब दिया। ठीक है, काम है, बस। जय शर्मा ने फोन रखा और मन में सोचने लगे कि यह काम किसे सौंपें। जल्दी ही जवाब मिला। एक उप रेजिमेंट कमांडर था जो जयपुर के महापौर का भांजा था। बिल्कुल सही। ठीक है जीजाजी, काम करते रहिए, विजय मल्होत्रा ने कहा। हाँ। फोन रखते ही विजय मल्होत्रा ने राहत की सांस ली। पद का फर्क बातचीत में हमेशा असर डालता है। यह कोई नहीं बच सकता। देखते हैं कितने दिन चलते हो। विजय मल्होत्रा ने मन में मुस्कुराया।
फौज स्थानीय मामलों में दखल नहीं देती, लेकिन यह निर्भर करता है कि कौन है। जय शर्मा के सरकार में दोस्त नहीं, ये झूठ होता। कानून के दायरे में रहकर इस छोटे से भ्रष्ट अधिकारी को हटाने के कई तरीके थे। उम्मीद के मुताबिक अगले दिन विकास खन्ना ने मंजूरी में अड़चनें डालीं। जो पहले पास थे वो अब दोबारा जांच के लिए रुक गए। विजय मल्होत्रा बस मुस्कुराए और चुपचाप फिर से प्रक्रिया पूरी की। विकास खन्ना को समझ नहीं आया कि विजय मल्होत्रा ने माफी क्यों नहीं मांगी। जैसे ही विकास खन्ना और झंझट करने वाले थे, मुसीबत उनके अपने दरवाजे पर आ गई। शुक्रवार दोपहर की शिफ्ट शुरू होते ही सतर्कता विभाग आया और विकास खन्ना को ले गया, तुरंत दोहरे नियंत्रण में। विकास खन्ना समझ गए खेल खत्म हुआ और मौके पर ही बेहोश हो गए। 3 दिन बाद खबर आई, विकास खन्ना पर रिश्वत और भ्रष्टाचार की जांच हो रही है। विपुल गुप्ता को जिले में पहले के 2 हमले के मामलों में गिरफ्तार किया गया और फिर कहीं दिखाई नहीं दिया। 21 जनवरी शुक्रवार सुबह मौसम धुंधला था, जयपुर पर हल्की धुंध छाई थी, लोग रोजमर्रा की भागदौड़ में निकले थे। आज सुबह रोहन गुप्ता ने फिर छुट्टी ली। वजह ये थी कि स्काई कंसल्टिंग खुलने के बाद से बॉस के तौर पर एक बार भी नहीं गया था। कल शाम दीपाली जोशी ने काम की प्रगति बताते हुए फोन पर शिकायत की। उससे जरूरी बातें भी करनी थी, इसलिए सुबह जल्दी जाने का सोचा। स्काई कंसल्टिंग अभी शेन टैंक जैसी व्यस्त नहीं थी और बाहरी काम नहीं करती, इसलिए हफ्ते के अंत में ओवरटाइम की जरूरत नहीं। दीपाली जोशी के बड़े आदमी वाले स्वभाव को देखते हुए हफ्ते के अंत में बुलाने पर ढेर शिकायतें होती। रोहन गुप्ता बेमतलब ओवरटाइम करवाने वाला नहीं था। शेन टैंक की व्यस्तता शुरुआती योजना की कसी समय सीमा और प्रबंधन के उत्साह की वजह से थी। वैसे स्कूल में बैठकर अतिरिक्त किताबें पढ़ने से बेहतर था कि यहाँ थोड़ी सांस ली जाए। नाश्ते के बाद रोहन गुप्ता और सुनील चौहान शहर के बीचों बीच तियान्युआन बिल्डिंग पहुंचे। जयपुर की सबसे ऊंची व्यावसायिक इमारत, कुल 38 मंजिलें, हल्के नीले कांच की दीवारें। गर्मियों में ये बिल्डिंग रोशनी का प्रदूषण फैलाती होगी, आज धुंधले मौसम में उतनी चकाचौंध नहीं थी। मुख्य द्वार पर बड़े लोगों से पता चला कि यह बिल्डिंग ललित भाई की कंपनी ने बनाई थी। रोहन गुप्ता मन में तारीफ किए बिना नहीं रह सका, बड़े बॉस हैं, हर जगह कारोबार है। मन में एक शरारती ख्याल आया कि भविष्य में दुनिया में जहां भी इंसान हो, अपनी कंपनी के विज्ञापन लगाएगा, रेगिस्तान में भी बोर्ड लगाएगा, आर्कटिक और अंटार्कटिक भी नहीं छोड़ेगा। समुद्र में विज्ञापन नहीं लगाएगा, जहाज़ों से टकराने का विवाद नहीं चाहिए। गाड़ी से उतरकर मुख्य द्वार की तरफ जाते हुए सुनील चौहान पीछे नहीं आया, बल्कि गाड़ी धोने गया। सुबह साफ थी, लेकिन रास्ते में निर्माण स्थल पर कीचड़ उड़ा था। रोहन गुप्ता ने गाड़ी में ही कपड़े बदले। छात्र वाले कपड़ों में दफ्तर जाना हास्यास्पद लगता। ठीक है, मजाक छोड़ो। असल कारण था कि बॉस की थोड़ी गरिमा बनाए रखनी थी। इमारत में घुसते ही भरी भरकम लॉबी दिखी। सब भागदौड़ में थे, कुछ तो दौड़ रहे थे। औपचारिक कपड़ों में दफ्तरी लोग लिफ्ट में ठूंसे जा रहे थे। रोहन गुप्ता को मिली जुली भावनाएं आईं। पिछली जिंदगी में 9 से 5 की नौकरी याद आई। अब बॉस है, पैसे हैं, ताकत है, ढेरों लोग साथ हैं, जिंदगी में जीत गया। सामने की भरी लिफ्ट देखते हुए रोहन गुप्ता सोच भी नहीं पाया कि भीड़ में खींच गया। बॉस हो तो लिफ्ट में नहीं ठूंसते, ये सोचना गलत था। रोने का मन था, लेकिन आंसू नहीं आए। कमाल है, सच में भीड़ में बह गया। इतनी सुबह आने की गलती थी, ऑफिस की भागदौड़ का वक्त था। शिकायत का कारण यह नहीं था, लिफ्ट में ठूंसने से परहेज नहीं। असली समस्या ये थी कि चारों तरफ मर्द थे। वो रोमांटिक मुलाकात और मीठी बातचीत कहाँ गई? एक भी नहीं। इसके अलावा अलग अलग तरह के शरीर की बदबू, यहाँ तक कि पैरों की गंध उसकी तेज संवेदनशील नाक तक पहुंची। वह खट्टा एहसास, अरे अगली बार इतनी सुबह नहीं आएगा। सीढ़ियां चढ़ेंगे तो चढ़ेंगे। जल्दी उठने वाली कहावत छोड़ो, जो खाना हो वह खाए, ये तो बर्दाश्त से बाहर था। अभी 5 इंद्रियां बंद नहीं कर सकता। सिस्टम ने कहा कि ये दूसरा जीन लॉक खुलने पर होगा। रोहन गुप्ता ने गहरी सांस लेकर रोक ली। टींग 18वीं मंजिल आई। रोहन गुप्ता झटपट बाहर निकला और ताज़ी हवा ली। हैरानी हुई कि 2 मिनट से ज्यादा सांस रोकने पर कोई तकलीफ नहीं। लेकिन ये हैरानी कुछ पलों में ही पीछे चली गई। इतना अनुभव हो चुका था कि छोटे बदलाव बस कुछ पलों की हैरानी देते हैं।
रोहन गुप्ता ने इधर उधर देखा। दीपाली जोशी ने बताया था कि इस मंजिल का एक 8वां हिस्सा किराए पर लिया है। रास्ता पूछना पड़ेगा सोचा था, लेकिन लिफ्ट के सामने ही एक बड़ा स्काई आई कंसल्टिंग का बोर्ड था, साथ में एक प्यारा हरे रंग का तीर। ऐसे लग रहा था जैसे पूरी मंजिल किराए पर ली हो। ये दीपाली जोशी भी दिखावेबाज है, रोहन गुप्ता ने मन में बड़बड़ाया। तीर की दिशा में चलते हुए दाईं तरफ के आखिरी छोर पर कंपनी का दफ्तर था, ऊपर और भी बड़ा बोर्ड। इतना बड़ा क्यों? लेकिन सोचा कि दीपाली जोशी के संपर्कों से यह जगह मिली होगी, थोड़ा पैसा ही तो है, जाने दो। दफ्तर के पास पहुंचते ही तेज नजर वाली रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत पेशेवर मुस्कान के साथ आगे बढ़कर थोड़ा झुककर अभिवादन किया। नमस्ते, किससे मिलना है? रोहन गुप्ता ने मन में तारीफ की, आवाज बेहद सुरीली और शांत थी। रिसेप्शनिस्ट नई थी और किसी भी मेहमान के साथ ढिलाई नहीं कर सकती थी। उसकी मुस्कान में पेशेवरपन था। रोहन गुप्ता ने मन में सिर हिलाया, दीपाली जोशी का परफेक्शनिज्म फिर दिखा। इस रिसेप्शनिस्ट ने जरूर प्रशिक्षण लिया होगा, यूं ही इतनी अच्छी नहीं होती। नमस्ते दीदी, दीपाली दीदी से मिलना है, रोहन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या अपॉइंटमेंट है? रिसेप्शनिस्ट ने उत्सुकता से पूछते हुए मन में सोचा, कितना सुंदर है, बस थोड़ा छोटा। नहीं, बस बताओ कि रोहन गुप्ता आया है, रोहन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, एक पल। रिसेप्शनिस्ट ने फोन पर कुछ कहा और रखकर मुस्कुराते हुए बोली, माफ करना, दीपाली मैडम बस आती हैं, थोड़ा इंतजार करें। हाँ, रोहन गुप्ता ने जवाब दिया। लेकिन इंतजार बेहद छोटा रहा। अभी बात पूरी नहीं हुई थी कि दीपाली जोशी की जोर से बात करने की आवाज आए। कंपनी इतनी छोटी थी कि कुछ कदमों में ही पार हो जाती। छोटे बॉस, आखिरकार तशरीफ लाए। दीपाली जोशी चलते हुए आए और रोहन गुप्ता के कंधे पर प्यार से मुक्का मारते हुए शिकायत की। तुमने ही बुलाया था ना? रोहन गुप्ता ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। दीपाली जोशी थोड़ी और बेशर्म हो गई थी, लेकिन यह माहौल पसंद था। दफ्तर में सब गंभीरता से काम कर रहे थे। जिंदगी में थोड़ा मजा, थोड़ी रोशनी जरूरी है। तो अगर मैं न बुलाऊं तो तुम आओगे ही नहीं? दीपाली जोशी ने कमर पर हाथ रखकर पूछा। नहीं नहीं, ऐसा कैसे? माफ करो दीपाली दीदी, रोहन गुप्ता ने जल्दी से माफी मांगी। दीपाली जोशी ने शरारती मुस्कान के साथ आगे बढ़कर रोहन गुप्ता के गाल दबाए। अच्छे हो, गलती मानना जानते हो। बताओ, त्वचा इतनी अच्छी कैसे? हम लड़कियां भी जलती हैं। नहीं, और दबाती हूं। रोहन गुप्ता के पास जवाब नहीं था। लोग देख रहे थे, इज्जत का सवाल था। लेकिन हटा नहीं, खुशी से दबाने दिया। दीपाली जोशी का जलन भरा चेहरा देखकर मजा आया। रिसेप्शनिस्ट हंस पड़ी। समझ आया कि यह नौजवान ही बॉस है। जनरल मैनेजर ने जिस तरह बॉस को छेड़ा, लगा कंपनी में बहुत प्यार है। उसने भी रोहन गुप्ता की त्वचा देखी और मन में सोचा कि जब थोड़ी जान पहचान हो जाए तो एक बार जरूर छुएगी। थोड़ी देर अत्याचार के बाद दीपाली जोशी ने छोड़ा और रोहन गुप्ता को सीधे दफ्तर में ले गई। रास्ते में व्यस्त कर्मचारी दिखे। बिना परिचय के दीपाली जोशी सीधे अपने दफ्तर में ले गई। रोहन गुप्ता का यहाँ अपना दफ्तर नहीं था, उसी की मांग पर। शेन टैन का दफ्तर बड़ा और अच्छा था, यहाँ अलग दफ्तर बेकार था। दीपाली जोशी ने पानी दिया और कुर्सी पर बैठ गई। रोहन गुप्ता सामने की कुर्सी पर। रोहन गुप्ता ने दफ्तर का जायजा लिया। करीब 20 वर्ग मीटर, बहुत बड़ा नहीं। सामान भी साधारण। दीपाली जोशी किफायती थी। एक तरफ बड़ी फाइल कैबिनेट थी जो फाइल के डिब्बों से भरी थी। रोहन गुप्ता ने मन में सिर हिलाया। सूचना विश्लेषण और जानकारी संकलन की कंपनी के लिए कागजी दस्तावेजों का बैकअप जरूरी था। इस बढ़ती फाइलों को देखकर लगा कि कंपनी को जल्दी बड़ी जगह चाहिए होगी। यह उसकी अपनी चूक थी। सूचना एजेंसी को फाइलों और डेटा के लिए बड़ी जगह चाहिए होती है। इलेक्ट्रॉनिक बैकअप सबसे जरूरी था और कागज बस एक एहतियात, तकनीकी गड़बड़ी से पत्थर युग में न जाना पड़े। एक बड़ी तिजोरी भी थी सबसे गोपनीय जानकारी के लिए। बहुत बढ़िया। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मजेदार और रोमांचक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और देखते रहिए माइथोरा।